नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित खरे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो आप लोगों की सभी परीक्षाओं में काम आएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चनों को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक होता है जूल। और आपको बता दें, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा के समान मात्रक हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। अगर हम बात करें न्यूटन की, तो न्यूटन है बल का एसआई मात्रक। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। अगर हम वाट की बात करें तो वाट जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। और अगर हम डाइन की बात करें तो डाइन जो है वो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। डाइन भी बल का मात्रक है, लेकिन वो सीजीएस पद्धति में मात्रक है। तो इस तरीके से चारों मात्रकों के बारे में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बल की एसआई यूनिट क्या है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, केल्विन, न्यूटन, पैस्कल, वोल्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। केल्विन की अगर हम बात करें तो केल्विन जो है वो ताप का एसआई मात्रक है। अगर हम पैस्कल या पास्कल की बात करें तो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। वहीं अगर हम वोल्ट की बात करें तो वोल्ट जो है वो विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल को मापने का मात्रक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, पारसेक इकाई है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की, चुंबकीय बल की। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी की। पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। खगोलीय दूरियों को नापने के लिए पारसेक इकाई का उपयोग किया जाता है। 3 बड़ी इकाइयाँ हैं। खगोलीय दूरियों को मापने की 3 बड़ी इकाइयाँ हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। पहली इकाई है खगोलीय इकाई। पहली जो इकाई है उसको कहा जाता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई का अर्थ होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। और खगोलीय इकाई का जो मान होता है वो होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर। इसके बाद में जो दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है दूरी की, वो है 1 प्रकाश वर्ष। दूसरी महत्वपूर्ण इकाई है 1 प्रकाश वर्ष। 1 प्रकाश वर्ष का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश को 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी सूर्य का प्रकाश 1 वर्ष में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है उसे 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 1 प्रकाश वर्ष का जो मान होता है वो होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। उसके बाद में दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। पारसेक का मान भी आप लोगों को याद रखना है। 1 पारसेक बराबर होता है 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर। तो ये भी आपको याद में रखना है। तो 3 बड़ी इकाइयाँ जो हैं, तीनों के बारे में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथे नंबर का, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वें नंबर का, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगों की आवृत्ति। हर्ट्ज के द्वारा तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आवृत्ति के आधार पर जो तरंगें होती हैं उनको हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं।
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनको कहा जाता है अपश्रव्य तरंगें। उनको अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है। जिनकी आवृत्ति 20 से कम होती है उनको अपश्रव्य तरंगें कहा जाता है और इनको मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता। इसके बाद में आपको याद रखना है कि 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनको श्रव्य तरंगें कहा जाता है। इनको मनुष्यों द्वारा सुना जा सकता है। इसके बाद में आपको याद रखना है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति की जो तरंगें होती हैं उनको पराश्रव्य तरंगें कहा जाता है। इनको भी मनुष्यों द्वारा नहीं सुना जा सकता, लेकिन कुछ जानवर हैं जो इस प्रकार की तरंगों को सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है, ये सभी पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि आवृत्ति के आधार पर जो तरंगें होती हैं उनको 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6वें नंबर पर विद्युत मात्रा की इकाई है। 4 विकल्प हमारे सामने हैं, एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। विद्युत मात्रा को या विद्युत धारा को एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। अभी हम पिछले वाले प्रश्न में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा, विद्युत की मात्रा को मापा जाता है, जिसको करंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 8वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं हैं। 2-2 के समूह में आपके विकल्प दिए गए हैं, बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल एवं दाब। बल एवं दाब के अलग अलग विमीय सूत्र होते हैं। अगर हम बल के विमीय सूत्र की बात करें तो बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL/T⁻²। ये होता है बल का विमीय सूत्र। वहीं अगर हम दाब के विमीय सूत्र की बात करें तो दाब का विमीय सूत्र होता है mL/1T⁻²। ये होता है दाब का विमीय सूत्र। तो दोनों के विमीय सूत्रों में अंतर है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी कार्य और ऊर्जा का समान विमीय सूत्र होता है, आवेग एवं संवेग का भी समान विमीय सूत्र होता है, भार एवं बल का भी समान विमीय सूत्र होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वें नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। यानी जो सदिश राशि नहीं है उसके बारे में हमें आपको बताना है। देखिए आपको याद रखना है कि सदिश राशियां और अदिश राशियां होती क्या हैं। तो सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। और जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको अदिश राशियां कहते हैं। अगर हम सदिश राशियों में बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण सदिश राशियां हम आपको बताते हैं, जैसे वेग है, विस्थापन है, बल है, रेखीय संवेग है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी के सभी सदिश राशि हैं। वहीं अगर हम अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियों में जो महत्वपूर्ण राशियां हैं उनमें हो जाएगा आपका द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य, ऊर्जा। तो ये सभी अदिश राशियां हैं और इनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। क्योंकि द्रव्यमान के लिए केवल और केवल परिमाण बताने की आवश्यकता होती है, दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाकी जो विकल्प दिए गए हैं उन सभी में सदिश राशियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वें नंबर पर, अदिश राशि है। यहाँ पर हमें अदिश राशि बताना है कि चारों में से कौन सी अदिश राशि है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण सदिश राशियां हैं और कौन कौन सी अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए में ही दिया गया है ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है।
यदि हम ऊर्जा के बारे में बताएंगे तो केवल हमें उसका परिमाण बताना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दिशा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। ये हमें बताना है कि ये न्यूटन की गति का कौन सा नियम है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। देखिए, आपको बता दें कि न्यूटन ने गति से संबंधित 3 महत्वपूर्ण नियम दिए थे। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यदि हम उदाहरण के रूप में बात करें तो यदि हम दीवार में हाथ मारेंगे तो उसकी वजह से हमारे हाथ में चोट लग जाएगी, क्योंकि जब हम दीवार के ऊपर क्रिया करते हैं तो दीवार के द्वारा भी हमारे हाथ के ऊपर प्रतिक्रिया की जाती है और उसी प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे हाथ पर चोट लग जाती है। तो ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, महत्वपूर्ण नियम है जो आप सभी को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वें नंबर का, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कारण ही हम अच्छी तरीके से जल में तैर पाते हैं। जब हम नदी में या तालाब में तैरते हैं तो हम पानी के ऊपर क्रिया करते हैं, यानी पानी को पीछे की ओर ढकेलते हैं। इसके कारण जो पानी होता है वो हमारे शरीर पर भी प्रतिक्रिया करता है और इस प्रतिक्रिया के कारण हमारा शरीर पानी में आगे की ओर बढ़ पाता है और इस तरह से हम तैर पाते हैं। तो यहाँ पर भी न्यूटन की गति का तीसरा नियम काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 13वें नंबर पर। 13वां प्रश्न है हमारा, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। तो यह कथन हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, न्यूटन का, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। ये जो कथन दिया गया है यह कथन है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम ये कहता है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बना रहेगा और यदि कोई पिंड गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन का प्रयास ना किया जाए, बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था परिवर्तन का प्रयास ना किया जाए। तो ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। तो ये कथन जो है वो न्यूटन का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा आती है, ये हमें बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है गति के प्रथम नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति के प्रथम नियम से। अभी हम आपको गति का पहला नियम बता चुके हैं कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा और गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए बाहरी बल लगाकर प्रयास ना किया जाए। तो यहाँ पर बल की बात हो रही है, बल लगाने की बात यहाँ पर हो रही है। तो बल की जो परिभाषा हमें प्राप्त होती है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है, गति का जो पहला नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु उस अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही बनी रहना चाहती है। जैसे कि यदि हम जो फल से लदे हुए पेड़ को यदि हम हिलाते हैं तो उसमें लगे हुए फल टूटकर नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उसके जो फल होते हैं वो पहले विराम अवस्था में होते हैं
और जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ जो है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है, लेकिन फल जो है वो उस गतिशीलता का विरोध करते हैं और उसी विरोध के कारण वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तो न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16वें नंबर का, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तृतीय नियम के ऊपर आधारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 17वें नंबर का, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, अब आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा तो शरीर का भार ज़्यादा होगा या किसी भी वस्तु का भार ज़्यादा होगा, और यदि गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा तो शरीर का भार भी उसी हिसाब से कम होगा। तो शरीर का जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाएगा तो उसके भार में कमी महसूस होगी। क्यों होगी कमी महसूस? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो पृथ्वी के 1/6 भाग के बराबर है, यानी कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है। तो वहाँ पर जाने पर जो भार है वो कम हो जाएगा, लेकिन मात्रा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना शरीर हमारा पृथ्वी के ऊपर है उतना ही शरीर हमारा चंद्रमा पर जाकर भी होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18वें नंबर का, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान जो है वो बढ़ता है, और यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो उसमें जी का मान घटेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 19वें नंबर का, यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है। आपको बता दें कार्य का मतलब क्या होता है। भौतिकी में कार्य का अर्थ होता है बल गुणे विस्थापन। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से वो जितनी भी विस्थापित होती है, यहाँ पर हम कार्य लिखेंगे, किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है और बल लगाने से वो जितनी विस्थापित होती है तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। अब अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया और बल लगाने से उस वस्तु का बिल्कुल भी विस्थापन नहीं हुआ, अगर विस्थापन बिल्कुल नहीं हुआ तो कार्य का मान 0 हो जाएगा। यदि हम दीवार में धक्का देते हैं तो दीवार का विस्थापन बिल्कुल नहीं होता है, तो जब दीवार का विस्थापन बिल्कुल नहीं होगा तो वहाँ कार्य का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं। यदि दीवार का विस्थापन हो जाता तो हम कहते कि कार्य हुआ है, लेकिन दीवार का बिल्कुल भी विस्थापन नहीं हुआ, दीवार अपने स्थान पर ज्यों की त्यों है, तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20वें नंबर का, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जब पर्वतारोही पर्वतों पर चढ़ते हैं तो वो अक्सर आगे की ओर झुक जाते हैं। आगे की ओर झुकने का जो उनका महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की ओर पर्वतारोही झुकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि आपको बता दें कि पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी जब जमता है सर्दियों के मौसम में तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और उस आयतन बढ़ने के कारण जो प्लास्टिक का पाइप होता है उसको कभी कभी वो तोड़ देता है, फाड़ देता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22वें नंबर का, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि। अब 4 विकल्प हैं आपके सामने। बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है, जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में घर्षण कम होने के कारण ही हम आसानी से बर्फ पर नहीं चल पाते हैं। वहीं अगर हम सड़क की बात करें तो सड़क जो होती है उसमें घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है, जिस कारण से हम आसानी से सड़क के ऊपर चल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जब कोई वस्तु पानी के अंदर जाती है तो पानी के द्वारा उस पर नीचे से ऊपर की ओर एक बल काम करता है, जिसको उत्प्लावक बल कहते हैं। अब उत्प्लावक बल का जो मान होता है वो घनत्व पर भी निर्भर करता है। द्रव का घनत्व जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर उत्प्लावक बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। यदि हम नदी और समुद्र के पानी की बात करें तो समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब कोई जहाज नदी से समुद्र में जाएगा तो घनत्व ज़्यादा होने की वजह से उत्प्लावक बल का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से जहाज का स्तर जो है वो थोड़ा ऊपर की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा ऊपर जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 24वें नंबर का, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब किसी वस्तु को पानी के अंदर डाला जाता है तो उसके भार में आभासी कमी महसूस होती है, और ये जो भार में आभासी कमी महसूस होती है वो होती है विस्थापित पानी के भार के बराबर। जितना पानी विस्थापित करेगी वस्तु उसके भार में उतनी ही कमी महसूस होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। 25वां प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस वह तापमान है जिस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। तो आज हमने आप लोगों को 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया है। इसी तरीके से लगातार आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।